हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा। तो सबसे पहले जो ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, एक सेकेंड देखिए, सामाजिक तथ्य की अवधारणा। तो सोशल फैक्ट, ये सोशल फैक्ट की अवधारणा जो है ये दुर्खीम ने दिया था और आज हम यही पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके बारे में, इस अवधारणा के बारे में सबसे पहले दुर्खीम ने क्या कहा। तो दुर्खीम का जो मत था वो कांट और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों के बिल्कुल विपरीत था। दुर्खीम का कहना था कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का केवल योग नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र के अध्ययन का एक क्षेत्र सुनिश्चित व स्पष्ट होना चाहिए। ये दुर्खीम का कहना था। मतलब दुर्खीम चाहते थे कि समाजशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाए, उसे एक अलग विज्ञान माना जाए, न कि उसे दूसरे विषयों के साथ रखा जाए। तो दुर्खीम का यही कहना था। दुर्खीम समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु किसको मानते हैं? सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। दुर्खीम का कहना है कि समाजशास्त्र की जो भी अध्ययन वस्तु है वो सामाजिक तथ्य हैं। दुर्खीम का कहना है कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु हैं। तो कहने का मतलब है कि दुर्खीम का कहना था कि जो समाजशास्त्र है वो समस्त, मतलब जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उनका अध्ययन, केवल उनका अध्ययन ही नहीं करता है, बल्कि जो समाज में जो जितने सामाजिक तथ्य हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। वास्तव में उन्हीं का जो, मतलब उनका कहने का मतलब है कि समाज में केवल जो व्यक्ति हैं, जो इकाई है, उनका ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज में जितने भी सामाजिक तथ्य हैं उन सभी का वास्तविक अध्ययन समाजशास्त्र करता है। मतलब इनका कहने का मतलब तथ्यों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के विषय में सबसे पहले कहा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। अर्थात दुर्खीम का कहना था कि हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो उसको एक वस्तु की तरह समझ के उसका अध्ययन हमको करना चाहिए। दुर्खीम ने वस्तु शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने कहा, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, जिन गुणों को बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। मतलब सामाजिक तथ्य जो हैं उनमें जो गुण होता है वो हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं। दुर्खीम का कहना था कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। मतलब जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो मनुष्य के ऊपर मनुष्यों के अस्तित्व पे डिपेंड नहीं करते, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। और यही इनका कहना था कि सामाजिक तथ्य जो है वो बाहरी तौर पर हम उनको देख सकते हैं, उनका एक अलग गुण होता है और ये बिल्कुल भी, मतलब समाज के व्यक्तियों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहते हैं, इनका खुद का अलग अस्तित्व होता है। देखिए, दुर्खीम का जो, इसके आगे दुर्खीम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य है कोई स्थिर धारणा नहीं है इसकी, ये गतिशील धारणा है। मतलब इसकी जो धारणा है वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। समाज में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के तथ्यों की व्याख्या मनोविज्ञान, प्राणी शास्त्र या भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों द्वारा संभव नहीं है। दुर्खीम का ये कहना है। दुर्खीम ने इसी प्रकार के तथ्यों को सामाजिक तथ्य माना है। मतलब कि जैसे जिन तथ्यों का अध्ययन मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इन सिद्धांतों के द्वारा संभव नहीं है, उन तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र में संभव है और उन्हीं तथ्यों को इन्होंने सामाजिक तथ्य माना है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है।
इनका कहने का मतलब ये इन्होंने सामाजिक तथ्य उन चीज़ों को बोला है जिनका जिनका कि हम निरीक्षण कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ रूप से, और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। दुर्कीम का कहना था कि जो तथ्य होते हैं ये व्यक्ति को बाध्य करते हैं विशेष रूप से विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए, और इन तथ्यों का हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर इनका निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, इनको हम बाह्य रूप से देख सकते हैं, इनके गुणों को पहचान सकते हैं। तो दुर्खीम आगे कहते हैं, किसी भी विद्वान के द्वारा प्रतिपादित कोई भी सिद्धांत अथवा नियम या ईश्वर से संबंधित पूजा अर्चना जिसमें टोटमवाद भी सम्मिलित है को सामाजिक तथ्य कहा जाएगा, क्योंकि इनका वास्तविक निरीक्षण संभव है। तो ये सब क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये पूजा अर्चना, टोटमवाद, ईश्वर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, तो इन सब को हम ये सब मतलब क्यों वास्तविक निरीक्षण के लिए संभव है, क्योंकि हम इनको बाहरी तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद दुर्खीम ने कहा, जैसे भाषा, लोक कथाएं, धार्मिक विश्वास व क्रियाएं, व्यावसायिक नियम, नैतिक नियम आदि सामाजिक तथ्यों के उदाहरण हैं, अर्थात ये भी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इन सभी का निरीक्षण परीक्षण संभव है, क्योंकि ये व्यक्ति से बाहर की वस्तु है, साथ ही ये व्यक्ति के व्यवहारों पर भी दबाव डालती हैं। दुर्खीम ने लिखा है कि एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता हो। तो दुर्खीम ने यहाँ पे देखिए सामाजिक तथ्य की परिभाषा दी है। ये देखिए, इन्होंने सामाजिक तथ्य की परिभाषा दी कि सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे वो निश्चित हो या नहीं, जो व्यक्ति के ऊपर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता हो। वो क्या है, वो सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम ने लिखा है कि कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। ये भी दुर्खीम ने तथ्य के बारे में कहा है कि जो तथ्य होता है वो कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं, समाज में विद्यमान होते हैं, वो व्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया है। कौन कौन से शब्द थे, वो था बाह्यता और बाध्यता। तो बाह्यता के बारे में उन्होंने क्या कहा था, बाह्यता के बारे में उन्होंने कहा था, इसका अर्थ यह है कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है। जो सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण होता है समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता। इनका कहने का मतलब है कि समाज में जो भी घटनाएं या तथ्य होते हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, समाज के व्यक्तियों द्वारा ही होता है। लेकिन जब एक बार ये सामाजिक तत्व इनका निर्माण हो जाता है, ये एक बार विकसित हो जाते हैं, तो उसके बाद ये किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं रह जाता है। वह इस अर्थ में कि इसे एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जाता है। तो ये मतलब जब एक बार ये विकसित हो जाता है तो ये मनुष्यों के मतलब मानव से ये स्वतंत्र हो जाता है, फिर ये व्यक्तियों के ऊपर इसका जो है निर्भर नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात वैज्ञानिक व्यक्ति का उससे कोई आंतरिक संबंध नहीं होता है और ना ही इस पर किसी भी व्यक्ति विशेष की क्रिया का प्रभाव ही पड़ता है। जब एक बार तथ्य विकसित हो जाते हैं तो इस पे किसी व्यक्ति विशेष की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह किसी भी व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, तब यह सामाजिक तथ्य हो जाता है, तब इसका व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होता है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को व्यक्तिक चेतना और सामाजिक या सामूहिक चेतना के अंतर में भेद किया है। मतलब दुर्खीम ने जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है उसको 2 आधारों पर इसमें भेद किया है, व्यक्तिक चेतना के आधार पर और सामूहिक चेतना के आधार पर। सम्मिश्रण से एक नवीन वस्तु का जन्म होता है। इस सिद्धांत को दुर्खीम ने सिंथेसिस एंड सुई जेनरिस कहा है। दुर्खीम का मत है कि जिस प्रकार वैयक्तिक विचारों का मूलभूत आधार स्नायुमंडल के विभिन्न कोष हैं, उसी प्रकार सामाजिक मूल्यों का
उसी प्रकार सामाजिक विचारों का मूल आधार समाज में सम्मिलित व्यक्ति होते हैं। सामूहिक चेतना का विकास व्यक्तिक चेतना के सम्मिलन तथा संगठन से होता है। दुर्कheim का कहना है कि जो सामूहिक चेतना का विकास होता है वो किससे होता है? व्यक्तिक चेतना के सम्मिलन से होता है। मतलब जो अलग अलग व्यक्तियों की चेतना होती है उन्हीं का जब विकास होता है तो वो सामूहिक चेतना बन जाती है। सामूहिक विचार व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं। मतलब जब व्यक्तियों की ये चेतना सामूहिक चेतना बन जाती है तो ये सामूहिक चेतना, ये जो सामूहिक विचार होते हैं ये जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। मतलब इनका तब व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सामूहिक विचार बन जाते हैं। विभिन्न व्यक्तियों की चेतना के विशेष संगठन और योग से जब नवीन सामूहिक चेतना का विकास हो जाता है तो उसे पुनः विभाजित करके व्यक्तियों की चेतनाएं नहीं प्राप्त की जा सकती। दुर्कheim का यहाँ ये भी कहना है कि जब व्यक्तियों की अलग अलग चेतनाओं से जब सामूहिक चेतना का निर्माण हो जाता है तो बाद में इस सामूहिक चेतना को क्या कहते हैं, पुनः विभाजित करके व्यक्तियों की चेतनाओं में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इनको फिर दोबारा से अलग नहीं किया जा सकता है कि ये फिर से अलग अलग व्यक्तियों की चेतनाएं बन जाएं। एक बार सामूहिक चेतना हो गई तो फिर इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य भी बनाता कौन है? समाज के व्यक्ति ही इनका निर्माण करते हैं सामाजिक तथ्यों का। लेकिन जब ये सामाजिक तथ्य हो जाता है तो ये अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है, इसको फिर से अलग नहीं किया जा सकता है। सामाजिक तथ्य व्यक्तिक चेतना से परे या उसके बाहर एक अद्वितीय वास्तविकता है। यहाँ देखिए दुर्कheim का कहना है कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? व्यक्तिक चेतना से परे होते हैं। मतलब जब सामाजिक तथ्य का निर्माण हो जाता है तो व्यक्तिक चेतना से, व्यक्तिक विचार से मतलब है कि किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के विचार से सामाजिक तथ्य का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर दुर्कheim का कहना है कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण विभिन्न व्यक्तिक विचारों के सहयोग से अवश्य होता है, परंतु वे व्यक्ति से परे, पूर्ण व महान होते हैं। निर्माण इनका कैसे होता है? यहाँ फिर दुर्कheim वही कह रहे हैं कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण तो विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के विचारों के सहयोग से ही होता है, लेकिन जब एक बार ये विचारों का निर्माण हो जाता है, इनका विकास हो जाता है तो ये व्यक्तियों के विचारों से एकदम परे होते हैं। मतलब फिर उन एकदम स्वतंत्र होते हैं, उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। अपने इस विचार को सिद्ध करने के लिए दुर्कheim ने 4 प्रमुख युक्तियों को प्रस्तुत किया था। कौन कौन सी युक्तियां हैं? पहला है व्यक्तिक मस्तिष्क तथा सामूहिक मस्तिष्क की अवस्थाओं में भिन्नता। दूसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति के मनोभावों व व्यवहारों में भिन्नता। तीसरा है सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों की समानता। चौथा है प्राणी शास्त्रीय समानता। तो ये 4 इन्होंने युक्तियां प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तिक विचारों के सहयोग से होता है, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो जाता है। बाध्यता के बारे में इन्होंने क्या कहा है? सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के किसी एक सदस्य के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसमें अनेक सदस्यों का योगदान होता है। इसलिए ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार का इनका बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है वो कोई एक सदस्य नहीं करता है, समाज के जितने भी सदस्य हैं सभी के योगदान से होता है। और जो इन तथ्यों का निर्माण हो जाता है तो जो शक्तिशाली, मतलब ये जब इनका निर्माण हो जाता है तो ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि यही सामाजिक तथ्य फिर उल्टा उन व्यक्तियों के ऊपर बाध्यतामूलक प्रभाव डालते हैं। मतलब उनको बाध्य करते हैं विशिष्ट व्यवहार करने के लिए। मतलब बनता तो है सामाजिक तथ्य व्यक्तियों के सहयोग से ही, लेकिन एक बार जब ये बन जाता है, विकास हो जाता है तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है और उल्टा यही सामाजिक तत्व व्यक्तियों के ऊपर बाध्य करते हैं कि हाँ वो जो है विशिष्ट व्यवहार करें, उनका व्यवहार जो है वो अच्छा हो। दुर्कheim का मत है कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं बल्कि उसके सोचने विचारने आदि के तरीकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। देखिए सामाजिक तत्व क्या करता है? व्यक्तियों के सोचने विचारने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। दुर्कheim के अनुसार समाज में प्रचलित अनेक सामाजिक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय व्यवस्थाएं आदि सभी मनुष्य के व्यवहार व कार्य करने के तरीकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक तथ्यों का काम क्या है?
सामाजिक तत्वों का यही काम है कि जो समाज में व्यक्ति हैं उनको बाध्य करता है कि वो जो है धार्मिक विश्वास, नैतिक नियमों का पालन करें। यही यही सब चीज़ें मनुष्य को मतलब बाध्य करते हैं कि वो अपने जो है व्यवहार करने, कार्य करने के तरीकों को बदलें। मतलब अपने व्यवहार को जो है विशेष तरीके से, अच्छे तरीके से करें। तो उसके बाद देखिए, सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की श्रेणी में आता है। सामूहिक चेतना की श्रेणी में क्यों आता है? देखिए, पहले तो ये अलग अलग व्यक्तियों की चेतनाओं से बनता है। जब इसका एक विकास हो जाता है तो ये सामाजिक तथ्य हो जाता है। अलग अलग व्यक्तियों के विचार से बनता है ये तथ्य, इसलिए क्या हुआ, ये सामूहिक चेतना की श्रेणी में आता है, सामूहिक चेतना होती है। और सामूहिक चेतना व्यक्तिक चेतना का सर्वोत्कृष्ट रूप है। सामूहिक चेतना का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है? व्यक्तिक चेतना से ही तो होता है, क्योंकि इसमें सामूहिक चेतना व्यक्तिक चेतनाओं के अस्तित्व और विशेषताओं की समष्टि चेतना है। कहने का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों की जो चेतनाएं हैं उन्हीं के सबके सम्मिश्रण से ही तो सामूहिक चेतना बना है। तो व्यक्तिक चेतनाओं की विशेषता जो है वो सामूहिक चेतना में तो रहेगी। सोरोकिन ने दुर्खीम के, अब यहाँ देखिए, दुर्खीम के जो ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा थी, इसकी किसने किसने आलोचना की थी? तो सबसे पहले सोरोकिन ने दुर्खीम के विचारों की आलोचना करते हुए कहा था कि बाह्यता और बाध्यता किन्हीं विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन के लिए तो उपयुक्त है, न कि सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों के लिए। इनका कहने का मतलब था कि समाज में जितने भी तथ्य हैं उनका उनका जो कार्य है, मतलब वो जो समाज के व्यक्तियों के ऊपर बाध्य करते हैं कार्य को करने के लिए, नैतिकता को करने के लिए, ये सब तो वो केवल कुछ के लिए उपयुक्त है, सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों के लिए नहीं। अर्थात सभी प्रकार के समाज में जो कार्य हैं सभी के लिए बाध्य नहीं कर सकता है ये सामाजिक तथ्य। दूसरा, हैरी एल्मर बार्न्स ने सामाजिक तथ्यों की बाध्यता पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण दुर्खीम की कड़ी आलोचना की। मतलब सामाजिक तथ्यों के ऊपर दुर्खीम ने इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनका हाईलाइट पॉइंट सामाजिक तथ्य का ही है। तो इस वजह से हैरी एल्मर बार्न्स ने उनकी कड़ी आलोचना की। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, और जो भी गलत हो या सही हो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दुर्खीम जी का जो अगला सिद्धांत है उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।